सोचिए एक शांत सा इलाका और अचानक वहां एक ऐसा विवाद खड़ा हो जाए जो पूरी दुनिया की तकनीकी कंपनियों के लिए एक बड़ा सबक बन जाए। आज के इस विश्लेषण में हम जॉर्जिया के एक छोटे से उपनगरीय इलाके की कहानी पर बात करने वाले हैं। सुनने में ये पानी का एक आम स्थानीय मुद्दा लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की विशाल और भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर मांगों की एक परफेक्ट केस स्टडी है। आइए देखते हैं कि कैसे हमारा चमकता हुआ डिजिटल भविष्य हमारे भौतिक संसाधनों पर एक ऐसा भारी दबाव डाल रहा है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। जरा इस नंबर को देखिए, 29,14,74,474, 2,91,00,000 से भी ज्यादा। ये कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है, ये दरअसल उस विसंगति का सटीक पैमाना है, वो विशाल अकल्पनीय मात्रा जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। इस नंबर को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि मामला कितना गंभीर है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि लगभग 3 करोड़ गैलन पानी एक पब्लिक यूटिलिटी सिस्टम से पूरी तरह गायब हो जाए और किसी को भनक तक ना लगे? बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? लेकिन ये सच में हुआ है, अटलांटा से ठीक 20 मील दक्षिण में फेयरटविल, जॉर्जिया में। और यहीं से ये रहस्य गहराता है कि हमारे बुनियादी ढांचे की निगरानी में कितनी बड़ी और भयानक कमियां हो सकती हैं। तो चलिए इस गायब हुए 30 मिलियन गैलन पानी की कहानी में गहराई से उतरते हैं। आखिर क्वालिटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसे हम QTS के नाम से जानते हैं, उनके इतने बड़े डेटा सेंटर कैंपस पर यह गायब हुआ पानी कैसे पकड़ा गया? अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बिना मीटर के 29 मिलियन गैलन से ज्यादा पानी का इस्तेमाल हुआ। अगर इसे समझना हो तो इमेजिन कीजिए 44 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल, बिल्कुल ऊपर तक भरे हुए। इस भारी खपत के लिए बाद में करीब $147,000 का पूर्वव्यापी बिल यानी बैक बिल भेजा गया। रोजाना की खपत लगभग 800 औसत घरों के बराबर थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, यूटिलिटी विभाग को इसका पता ही नहीं चला। जब एनालीज पार्क इलाके के लोगों ने अपने नलों में पानी का प्रेशर कम महसूस किया और एक ओपन रिकॉर्ड्स रिक्वेस्ट डाली, तब जाकर ये सारा कच्चा चिट्ठा सामने आया। जांच हुई तो जो मिला वो और भी चौंकाने वाला था। इस 6.2 मिलियन वर्ग फुट के विशाल QTS कैंपस में इंडस्ट्रियल पानी के 2 ऐसे कनेक्शन मिले जिनका कहीं कोई अता पता ही नहीं था। मतलब पहला कनेक्शन तो यूटिलिटी विभाग की जानकारी के बिना ही लगा दिया गया था, और दूसरा वो मौजूद तो था लेकिन उसे कभी किसी बिलिंग अकाउंट से लिंक ही नहीं किया गया। अब आते हैं इस पूरे विवाद की असली जड़ पर, यूटिलिटी क्षमता का भारी अंतर। यह सिर्फ एक बिलिंग की गलती नहीं है, यह सीधे तौर पर हमारे सीमित नगरपालिका संसाधनों और इन विशाल हाइपरस्केल कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के बीच का टकराव है। इस तस्वीर को देखकर यह विषमता बहुत शानदार तरीके से समझ आती है। एक तरफ है हमारा आम उपनगरीय यूटिलिटी डिजाइन, जो मुख्य रूप से छोटे कर्मचारियों और घरों के लिए स्टैंडर्ड मीटर के हिसाब से बना है, और दूसरी तरफ अचानक से 250 मेगावाट की विशाल इंडस्ट्रियल मांग आ धमकती है। मल्टी मिलियन वर्ग फुट के कैंपस और उनके भारी भरकम जटिल कूलिंग सिस्टम। जब एक छोटा सा स्थानीय ढांचा इतनी विशाल मांग का सामना करेगा तो सिस्टम का चरमराना तो तय है। तो फिर इतनी बड़ी चूक सिस्टम की नजरों से बच कैसे गई? खैर, इसके 3 मुख्य कारण सामने आए। पहला, यूटिलिटी विभाग एक नए क्लाउड बेस्ड स्मार्ट मीटर सिस्टम में शिफ्ट हो रहा था और इस ट्रांजिशन के बीच एक बड़ी प्रक्रियात्मक गड़बड़ी हो गई। दूसरा कारण था कर्मचारियों की भारी कमी। पूरे फील्ड और प्लान्स को चेक करने के लिए सिर्फ एक अकेला इंस्पेक्टर था। और तीसरा, इतने बड़े डेटा सेंटर के निर्माण के दौरान कंक्रीट के काम और धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी की इतनी भयानक खपत होती है जिसका अंदाजा लगाना एक आम रिहायशी यूटिलिटी के बस की बात ही नहीं है। जाहिर है इस प्रशासनिक विफलता का सीधा असर समाज पर पड़ना ही था, और यहीं से शुरू होता है कॉरपोरेशन बनाम सार्वजनिक विश्वास का टकराव। बिलिंग की इस विसंगति और तुरंत कोई जुर्माना ना लगाए जाने पर यूटिलिटी विभाग और आम जनता की सोच में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला। नगर पालिका का नजरिया समझने के लिए फेट काउंटी वाटर सिस्टम की डायरेक्टर वेनेसा टाइगट के इस बयान को देखिए। उनका तर्क था कि डेटा सेंटर उनका सबसे बड़ा ग्राहक है और उन्हें एक भागीदार की तरह काम करना होगा। उनके लिए ये कस्टमर सर्विस और एक बड़े करदाता के साथ रिश्ते निभाने का मामला था, खासकर तब जब कंपनी ने अपना बकाया बिल बिना किसी देरी के तुरंत चुका दिया। लेकिन जनता का मूड इसके बिल्कुल उलट था। इस स्थानीय रेडिट यूजर के कमेंट से हताशा साफ झलकती है।
इनका कहना था कि भाई ये तो सीधे सीधे पानी की चोरी है, एक क्रिमिनल काम है, और तंज कसते हुए कहा कि मालिकों को पुलिस की गाड़ी में बिठाने के बजाय सैंडविच के साथ मीटिंग पर बुलाया जाएगा। लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि जहां सूखे के दौरान आम घरों पर पानी बचाने की सख्त पाबंदियां लगती हैं, वहीं बड़े कॉर्पोरेशंस को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। और बात सिर्फ पानी की मात्रा पर ही नहीं रुकी। पड़ोसियों और पर्यावरण समूहों ने रिपोर्ट किया कि निर्माण स्थल से निकलने वाला केमिकल यानी फ्लोक्यूलेंट सीधा फ्लिंट नदी बेसिन में बह रहा है। इसके अलावा डेटा सेंटर से आने वाले लगातार इंडस्ट्रियल शोर और रात रात भर चमकने वाली तेज सिक्योरिटी लाइटों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। विश्वास की जो डोर थी वो पूरी तरह टूट चुकी थी। अब इस भारी दबाव और विवाद का असर देखिए। इसे हम विधायी प्रतिक्रिया कह सकते हैं। संसाधनों पर हुए स्थानीय टकराव ने नगरपालिका के नेताओं को तुरंत और बेहद सख्त एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। इस टाइमलाइन से पता चलता है कि मामला कितनी तेजी से बढ़ा। मई 2025 में वो बिना मीटर वाले पाइप मिले और बैग बिल जारी हुआ। 2026 की शुरुआत आते आते ओपन रिकॉर्ड खुलासों से जनता का गुस्सा फूट पड़ा और फिर मार्च 2026 में सीधा और सबसे सख्त कदम अध्यादेश 26/012 के जरिए फैटविल शहर में नई डेटा सेंटरों पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया। अप्रैल मई तक तो इस तरह के क्षेत्रीय प्रतिबंध उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया के दूसरे हिस्सों में भी जंगल की आग की तरह फैलने लगे। तो इस पूरी घटना को एआई के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिंट के चश्मे से देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये साफ हो जाता है कि जॉर्जिया की ये घटना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि पूरे देश और दुनिया में तेज़ी से मंडरा रहे एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर संकट की एक छोटी सी झलक भर है। बिल्कुल यही कहानी दूसरी जगहों पर भी दोहराई जा रही है। एरिज़ोना की टक्सन में प्रोजेक्ट ब्लू को तुरंत पानी की कटौती का सामना करना पड़ा। टेक्सास में तो हालात ऐसे बने कि जब स्थानीय डेटा सेंटरों ने 463 मिलियन गैलन पानी खींच लिया तो आम निवासियों को कहा गया कि वो नहाने के लिए कम पानी इस्तेमाल करें। इंडस्ट्रियल ज़रूरतों और पब्लिक यूटिलिटी की क्षमता के बीच का ये खतरनाक गैप अब हर जगह महसूस किया जा रहा है। तो असली मुद्दा ये है कि इस तरह के गंभीर सामुदायिक टकरावों को भविष्य में कैसे रोका जाए। कुछ बहुत ही ठोस पॉलिसी सिफारिशें सामने आती हैं, जैसे कि स्थानीय यूटिलिटीज़ की अनिवार्य प्रशासनिक स्केलिंग होनी चाहिए ताकि वो इन बड़े प्रोजेक्ट्स को संभाल सकें। ट्रांसपेरेंसी के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड्स हों। सूखे की स्थिति में कॉरपोरेशंस और जनता के लिए एक इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम हो और ऐसे व्यापक अध्यादेश बने जो इन विशाल प्रोजेक्ट्स के हर पहलू को बारीकी से कवर कर सकें। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। जिस रफ्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में पैर पसार रहा है, क्या हमारा स्थानीय बुनियादी ढांचा भविष्य के इस भारी भरकम भौतिक भार को संभाल पाएगा, या फिर हर समुदाय एक न एक दिन अपने टूटने के बिंदु तक पहुंचने के लिए मजबूर है? सोचने वाली बात है ना? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।